इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मित्रों, इतिहास पाठ में आज हम बात करेंगे हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी हुई एक पुस्तक है। जिस समय यह पुस्तक आई थी उस समय इस पुस्तक ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। कारण क्या है? कारण यह है कि उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश अंग्रेजों के अधीन थे। बात अंग्रेजों की नहीं है, बात फ्रांसीसियों की भी है, बात जर्मनों की भी है, बात पुर्तगालियों की भी है और बात कुछ और लोगों की भी है जिन्होंने दुनिया के अनेक क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बना रखे थे। गांधी जी ने उस समय पश्चिमी सभ्यता के नर्क को दुनिया के सामने उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है यह मानव के विनाश की सभ्यता है। यह कहना एक साहस था उस जमाने में, और गांधी जी एक साहसी व्यक्ति थे, यह हम जानते हैं। हो सकता है कि आप या मैं किसी बिंदु पर गांधी जी से सहमति न रखते हों। असहमति हो भी सकती है, असहमति होनी भी चाहिए। असहमति को मैं विचार का सौंदर्य कहता हूं। मित्रों, आप गांधी जी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार के संदर्भ में, उनकी किसी अवधारणा को लेकर। लेकिन गांधी को एक व्यक्ति के रूप में, गांधी को एक अध्येता के रूप में, गांधी को एक प्रयोगधर्मी आंदोलनकर्ता के रूप में हम कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। ये जो पुस्तक आई थी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, इस पुस्तक पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जब आप गांधी दर्शन की बात करते हैं तो आप हिंद स्वराज से दूर नहीं जा सकते। मित्रों, एक पुस्तक आई थी हिंद स्वराज का सत्य। मेरे पास ये किताब है और इस किताब के संपादक हैं मिथिलेश। यह पुस्तक आई थी 2011 में। इसके प्रकाशक राधा कृष्ण हैं। दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में ऑफिस है राधा कृष्ण प्रकाशन का। मित्रों, मैं आपको यह किताब नहीं सुनाने जा रहा हूं, इस किताब पर चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा तो मैं हिंद स्वराज पर ही करूंगा। लेकिन ये जो किताब आई थी जिसका नाम था हिंद स्वराज का सत्य, इस किताब में मिथिलेश नाम के एक अध्येता ने अनेक विद्वानों के लेखों का संग्रह संकलित किया है। मैं इस संग्रह से भी एक दो पाठ आपके सामने रखूंगा। लेकिन हिंद स्वराज क्या है, यह समझने के लिए मिथिलेश ने जो संपादकीय लिखा है इस पुस्तक का, हिंद स्वराज का सत्य का, मैं वह संपादकीय पढ़ूंगा, उसकी चर्चा भी करूंगा। वे लिखते हैं कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक छोटी सी पुस्तक है जो अपने समय में औपनिवेशिक आधुनिकता के विरोध में लिखी एक कालजयी रचना के रूप में प्रसिद्ध हुई। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए एस किल्डोनन नामक जलपोत पर उन्होंने यह संवाद लिखा। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे और जिस जहाज पर वे सवार थे उसका नाम था एस किल्डोनन। लगभग
100 पृष्ठों की यह पुस्तिका, लगभग 100 पृष्ठों की यह पुस्तिका 20 अध्यायों में विभक्त है। यदि ग्रंथगत संदर्भ लें तो संवाद के रूप में लिखा गया हिंद स्वराज यूनानी विचारक प्लेटो के रिपब्लिक की संवाद शैली के समान है। भारतीय परिदृश्य में देखें तो हिंद स्वराज के पूर्व भारतीय परिदृश्य में देखें तो हिंद स्वराज के पूर्व ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी भी इसी शैली में लिखी है। भारतीय परंपरा में इसके बीच भगवत गीता में कृष्ण एवं अर्जुन के बीच संवाद के रूप में भी देखे जा सकते हैं। शायद हिंद स्वराज की शैली गांधी भगवत गीता से ही ले रहे हों, क्योंकि गांधी गीता से खासे प्रभावित थे और जिस तरह गीता एक साभ्यतिक विमर्श को जन्म देती है, जहां धर्म की स्थापना मूल उद्देश्य है, ठीक इसी तरह गांधी भी हिंद स्वराज के माध्यम से एक साभ्यतिक विमर्श को जन्म दे रहे थे, जहां मूल उद्देश्य सभ्यता की समीक्षा करते हुए एक ऐसी सभ्यता की वकालत करना था जहां जहां धर्म की स्थापना ही मूल उद्देश्य है। यहाँ याद रखना होगा कि गांधी के लिए धर्म अपने रूढ़ अर्थों में नहीं, बल्कि उस अर्थ में है जो सभी धर्मों के मूल में है, अर्थात विश्व का नैतिक व्यवस्थित शासन। मित्रों, मैं एक बात बता दूं आपको, ऋग्वेद अपना ग्रंथ है, भारत का ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ स्वीकार कर लिया है। यद्यपि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी किसी संस्था के ठप्पे की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वह संस्था कैसे बनी, किन देशों ने बनाई, और अपने पूरे इतिहास में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अच्छे काम भी किए। सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ काम अच्छे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से वह स्थापित किया गया था वह पूरा हुआ नहीं, विश्व शांति का उद्देश्य। इसका कारण यह है कि जिन लोगों ने इस संस्था को बनाया था वे दूसरे विश्व युद्ध के विजेता थे। विजेता का अपना एक पक्ष होता है। खैर, वह अपना विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, जो कि दुनिया के देशों की संस्था तो है ही, स्वीकार किया है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में एक नियम की चर्चा है जिसे ऋत नियम कहते हैं, यानी ये जो सृष्टि है यह अपने कुछ नियमों से चलती है। सृष्टि का भाग ही पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही मनुष्य रहते हैं, दूसरे जीव भी रहते हैं। तो यह सब जो सिस्टम हम देख रहे हैं, यह जो प्राकृतिक तंत्र हम देख रहे हैं, यह अपनी एक व्यवस्था से चलता है, अपने ही कुछ नियमों से चलता है। और यदि इस बात को आगे बढ़ाएं तो मनुष्य अपने आप में एक सृष्टि है, इसके भी अपने कुछ नैतिक नियम हैं। उन नियमों से वह संचालित होता है या उसे होना चाहिए। सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जिन्हें आप मनुष्य से अलग करके देखेंगे तो आपको वे पूरी तरह शुद्ध लगेंगे। और यदि इन तत्वों को मनुष्य से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर मनुष्य में और पशु में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। तो यहाँ जो प्रसंग है गांधी जी का, यह प्रसंग यह है कि गांधी जी जिसे धर्म मानते हैं वह रूढ़िगत अर्थों वाला धर्म नहीं है। जैसे आप कोई नाम दे दें, हिंदू नाम दे दें, मुस्लिम नाम दे दें, ईसाई नाम दे दें,
गांधी जी एक सार्वभौमिक धर्म को मानते हैं। हाँ, यह जरूर है कि वे कहते हैं कि चूंकि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मुझे वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले और वे संस्कार पूरे जीवन मेरे साथ रहे और उनसे मैं बहुत अच्छा इंसान बना। ये तो वे मानते हैं। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि धर्म है वह सार्वभौमिक सत्ता है। आप प्राकृतिक नियमों के साथ चलेंगे तभी आप धर्म का पालन करेंगे। तो यहाँ अपने संपादकीय में मिथिलेश ने जो बात कही है गांधी जी के धर्म के बारे में कही है कि यहाँ याद रखना होगा कि गांधी के लिए धर्म अपने रूढ़ अर्थों में नहीं बल्कि उस अर्थ में है जो सभी धर्मों के मूल में है, अर्थात विश्व का नैतिक व्यवस्थित शासन। क्योंकि गांधी जी गीता से प्रभावित थे और गीता में प्रश्न की और उत्तर की शैली है, प्रश्नोत्तर शैली है अपनी बात कहने की। गांधी जी जो कहना चाहते हैं वे किसी के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहते हैं और इसी माध्यम से वे बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ बात प्लेटो की भी कही गई है, ज्योतिबा फुले की भी कही गई है और लोगों की भी कही जा सकती है, लेकिन मूल रूप से जो प्रभाव था गांधी पर वह गीता का था। गीता माता नाम से तो उनकी किताब है, उसमें संग्रह है उनकी कही हुई गीता के संबंध में जो बातें हैं उनका। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज जिस शैली में लिखी वह शैली प्रश्नोत्तर शैली है और यह शैली उन्होंने माना जाता है कि गीता से ली। वे कहते हैं गांधी जी और मिथिलेश बता रहे हैं कि मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहला दुख मुझे यह है कि हिंदुस्तान धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहला दुख मुझे यह है कि हिंदुस्तान धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम या जरथोस्ती धर्म नहीं करता, लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वह हिंदुस्तान से जा रहा है। यह बात हिंद स्वराज में कही है गांधी जी ने 8वें अध्याय में। मिथिलेश लिखते हैं आगे, हिंद स्वराज गांधी के राजनीतिक दर्शन का स्पष्ट निचोड़ है। हिंद स्वराज में सामान्य प्रश्नोत्तर शैली में पश्चिमी आधुनिकता की गहरी मीमांसा की गई है। गांधी यह मीमांसा दो स्तरों पर कर रहे थे, आधुनिक सभ्यता के मूल की यानी बेस की और आधुनिक सभ्यता की अधिसंरचना की यानी सुपर स्ट्रक्चर की। महत्वपूर्ण है कि गांधी सिर्फ आलोचना कर्म तक सीमित नहीं रहते, अपितु इस आधुनिक सभ्यता की समीक्षा करते हुए एक वैकल्पिक सभ्यता जिसे वे हिंदुस्तानी सभ्यता कहते हैं कि प्रस्तावना भी गढ़ रहे होते हैं। हिंद स्वराज की विशेषता सभ्यता की आलोचना नहीं अपितु सभ्यता का विकल्प प्रस्तुत करना है। किसी भी चिंतक के विचारों की व्याख्या करते समय विचारों के पीछे निहित विचारक के मंतव्य को समझना आवश्यक है। हिंद स्वराज के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। हिंद स्वराज को लिखने के पीछे गांधी के मंतव्य क्या थे? हिंद स्वराज में गांधी ने जो उद्देश्य लिखे हैं वे हैं देश की सेवा करना, सत्य की खोज करना और उसके मुताबिक चलना। इस तरह हिंद स्वराज के पाठ से स्पष्ट है कि हिंद स्वराज लिखने का उद्देश्य था आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना करना, स्वराज का अर्थ स्पष्ट करना, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक व्यावहारिक दर्शन का सर्जन करना। यही कारण है कि हिंद स्वराज में बहुत कुछ छूट गया प्रतीत होता है जिसके कारण गांधी की आलोचना की जाती है। मसलन जाति व्यवस्था, स्त्री पुरुष संबंध, सांप्रदायिकता आदि से संबंधित विचार।
लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन ही उसका संदेश हो, गांधी जी ने कहा था ना कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, आप मेरे लिखे हुए पे कम जाना और उस पर जाना जो मैंने किया है, ये गांधी जी ने कहा था। वही संदर्भ दिया गया है यहाँ कि लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन ही उसका संदेश हो, उस व्यक्ति के किसी एक पाठ के जरिए एक मुकम्मल राय कायम करना उसके प्रति हिंसा होगी। हिंद स्वराज में जो अन कहा रह गया है, उसे गांधी द्वारा बाद में कहे गए वक्तव्यों के साथ मिलाकर पढ़ने एवं समझने की जरूरत है। हिंद स्वराज में जो अन कहा रह गया है, भाई 1909 में लिखी गई किताब है ये, और गांधी जी ने तो 1948 तक काम किया है। तो उसके बाद के 40 वर्षों में भी तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। उन उन सब संदर्भों को हिंदू स्वराज से जोड़ते हुए हमें विचार करना चाहिए। तो हिंद स्वराज में जो अन कहा रह गया है, उसे गांधी द्वारा बाद में कहे गए वक्तव्यों के साथ मिलाकर पढ़ने एवं समझने की जरूरत है। शायद तभी हम गांधी का निरपेक्ष मूल्यांकन कर पाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक क्विंटन स्किनर ने अपने लेख मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में किसी राजनीतिक कृति की व्याख्या के टूल्स दिए गए हैं। स्किनर के अनुसार यदि हम किसी रचना को समझना चाहते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है तथा लेखक का मंतव्य क्या है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संकल्पना बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अर्थ भी कई बार समय के साथ बदल जाते हैं। अतः किसी रचना विशेष को समझने की पद्धति यह है कि उस रचना को किस प्रकार से ग्रहण करवाने की मंशा रही है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले संवाद के विभिन्न क्षेत्र स्पष्ट हों, फिर विस्तृत भाषिक संदर्भ में रचनाकार की सही मंशा को स्पष्ट करना चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम संदर्भ को गलती से रचना का निर्णायक तत्व समझ लेते हैं। यद्यपि स्किनर की व्याख्या पद्धति पश्चिम केंद्रित है, तथापि उनकी शैली की उपयोगिता हिंद स्वराज के पढ़ने एवं समझने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यह जो बात स्किनर महोदय कह रहे हैं, यह तो भारतीय आलोचना शास्त्र में बहुत पहले कही जा चुकी है। खैर, आगे लिखते हैं मिथिलेश, हिंद स्वराज में गांधी ने जो संकल्पना प्रस्तुत की है, वह उस समय प्रचलित पूंजीवादी विचारधारा से किस प्रकार भिन्न थी, यह समझने के लिए उस समय प्रचलित विचारधारा का अध्ययन बहुत उपयोगी साबित होगा। हिंद स्वराज में गांधी ने कई नई बातें कही हैं। आधुनिक सभ्यता पर गांधी के विचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, वकील आदि पर गांधी की अवधारणा मौलिकता लिए हुए है। गांधी हिंद स्वराज में क्या नई बात कहने की मंशा रखते हैं, यह समझने के लिए हिंद स्वराज को उसके संदर्भ, प्रसंग तथा परिस्थितियों के आलोक में रखकर ही अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, किंतु गांधी ने इन शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया है, यह समझना होगा। हिंद स्वराज पर हिंद स्वराज पर जो सामग्री है, उसके संदर्भ में हमारी दृष्टि यह होनी चाहिए, जैसा कि मिथिलेश कहना चाहते हैं कि किसी खास विचारधारा के आलोक में गांधी को प्रस्तुत करने के बजाय हिंद स्वराज को विभिन्न विचारधारात्मक सरणियों में देखा जाना चाहिए। भले ही गांधी के संबंध में मित्रों बात समाजवाद, मार्क्सवाद या राष्ट्रवाद या किसी भी वाद से बंध कर कही गई हो, लेकिन हमें उसको देखना पड़ेगा एक समग्र दृष्टि से। तो ये एक संपादकीय था जिसकी अपन ने बात की, और पुस्तक है हिंद स्वराज का सत्य। इसमें बहुत सारे लेख हैं जो हिंद स्वराज से जुड़े हुए हैं। मैं कुछ लेखों की चर्चा करूंगा यहाँ आपके सामने, लेकिन मैं मूल रूप से जिस बात पे जोर दूंगा वह बात होगी
गांधी जी के लिखे हुए को वैसा ही पढ़ना जैसा उन्होंने लिखा है और फिर उस पर बात करना। तो आप साथ बने रहिए। हिंद स्वराज में यदि आप पहले अंक में मेरे साथ हो गए हैं तो आप हिंद स्वराज के अंतिम अंक तक मेरे साथ रहिए। आप जानेंगे कि जो बात 1909 में कही गई है वह बात आज इतने साल बाद, 100 साल से ज्यादा का समय हो गया, वह बात आज भी अपना संदर्भ रखती है। हम यह जो कोविड-19 की महामारी भुगत रहे हैं, कोरोना का ये जो काल देख रहे हैं, ये जो संकट का काल देख रहे हैं, इस बीमारी का काल देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं इस नई जीवन शैली की उपज भी है जिसे हम जिसे हम भोग रहे हैं, जिसके भीतर जिसके भीतर हम जी रहे हैं। अब आप कहेंगे कि महामारियां तो क्या इस जीवन शैली से पहले नहीं आई थी? निश्चित रूप से पहले भी आई थी, लेकिन हमें महामारियों की प्रकृति देखनी होगी। ये जो महामारी है ये प्रकृति जनित हो सकती है, सारी महामारियां प्रकृति जनित ही होती हैं, लेकिन हमने प्रकृति के काम में कहाँ हस्तक्षेप किया कि उसे इस तरह के वायरस को जन्म देना पड़ा जिससे सारी दुनिया संकट में आ गई। हिंद स्वराज गांधी की पुस्तक जब अपन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी आंखें बंद हैं। इन आंखों को खोलने की जरूरत है मित्रों। आप जब हिंद स्वराज की चर्चा करेंगे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, ऐसा तो कहा ही नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में कोई कोई वकील न हो? ये कैसे हो सकता है कि जमीन जोतने वाले की हो? या ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा अराजक समाज बने जिसमें कोई शासन करने वाला न हो? बहुत सारी बातें हैं। गांधी दर्शन पर जब मैंने कुछ व्याख्यान अपने रिकॉर्ड किए थे, वीडियो व्याख्यान, ये तो ऑडियो व्याख्यान है, आप उन व्याख्यानों तक जाइए, उनको देखिए। वहाँ मैंने गांधी को पूरा खोलने की कोशिश की है और उसी क्रम में मैं यह हिंद स्वराज आपके सामने लेकर आया हूँ। अपनी बात कहने में मैं कितना सफल हो पाऊंगा, गांधी जो सोच रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको आप तक मैं कितना पहुंचा पाऊंगा, यह तो एक अलग प्रश्न है और इसका निर्णय मैं तो कर भी नहीं सकता, आप ही करेंगे। आवाज़ का अपना एक माध्यम है, आवाज़ के माध्यम की अपनी एक सीमा है। उस सीमा के भीतर रहते हुए एक शिक्षक की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने साथियों के साथ अपना प्रेम बनाए रखते हुए मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ इस ऑडियो माध्यम से। तो हम दोबारा मिलेंगे और हिंद स्वराज की बात को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।